नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने आत्मकथ्य कविता के सभी प्रश्नों को किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी जो कविता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम करते हैं उत्साह कविता। उत्साह कविता में देखिए, कवि कहता है प्रस्तुत जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग 2 की उत्साह नामक कविता से संकलित किया गया है और इसके कृतिकार जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और कवि ने उत्साह एवं शक्ति के प्रतीक बादल का इसमें आह्वान किया है और वे पीड़ित एवं दुखी और प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बादलों से कहते हैं। कवि ने बादलों को अंधविश्वास एवं अंकुर के विध्वंसक एवं क्रांति की चेतना को जागृत करने का वाला भी कहा है। तो यहाँ कवि कहता है बादलों गरजो, बादलों गरजो कि ए बादल तुम घन घोर गर्जना करो। बादलों को संबोधित करते हुए कवि क्या कहता है कि बादलों तुम घन घोर गर्जना करो। घेर घेर घोर, घेर घेर घोर यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो कवि कहता है कि बादलों तुम सारे आसमान को चारों तरफ से घेर लो और धराधर ओ और फिर घन घोर बरसात करो। ए बादलों तुम क्या हो, बहुत सुंदर हो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ बादलों की सुंदरता को कवि ने दर्शाया है। कवि कहता है कि ये बादलों तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा जो रूप है वो घने काले एवं घुंघराले बालों के समान, बाल कल्पना के से पाले, यानी घुंघराले बालों वाले बच्चे के समान हो। तुम अबोध बालकों के या अबोध बच्चों की मधुर कल्पना के समान हो। बाल कल्पना यानी मधुर कल्पना के समान पले हुए हो या तुम्हारा पालन हुआ है। विद्युत छवि उर में भर, यानी विद्युत होती है बिजली, छवि होती है शोभा, उर होता है हृदय। कवि कहता है कि तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा रखे हुए हो। तुम नई सृष्टि की रचना करने वाले हो, यानी कवि कहता है कवि नवजीवन वाले, यानी नई सृष्टि की तुम क्या करने वाले हो, रचना करने वाले हो। तुम अपने जल के द्वारा लोगों के जीवन को नवीनता प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा, तुम्हारे भीतर वज्र के समान जो शक्ति है वो विद्यमान है, इसलिए ए बादलों तुम इस दुनिया को, इस संसार को अपनी प्रेरणा से नया जीवन प्रदान करने वाले हो। इसलिए कवि बार बार कहता है कि बादलों गरजो और फिर सारी पृथ्वी को बरसात के द्वारा जल पल्वित कर दो, जलापल्वित कर दो, जल से भर दो। यहाँ इस पद्यांश में कवि ने बादलों से गरजने का आह्वान किया है, क्योंकि कवि वातावरण में जोश और क्रांति की भावना भर देना चाहता है और बादलों की जब गर्जना होगी तो लोगों में जोश भर जाएगा। आगे चल के यहाँ कवि ने कहा है कि ललित ललित काले काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ नन्हे और अबोध बालकों की कल्पना के समान पले हुए बताया है और इनका रंग है वो अत्यंत
सौंदर्य है। कवि बादलों के द्वारा क्रांति उत्पन्न करने वाले साहसी एवं वीर पुरुषों के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। आगे कहता है कि मानव जीवन को कवि की नई नई प्रेरणाएं हैं वो प्रदान की गई हैं। कवि बादलों को जल बरसाकर प्राणियों को असीम सुख की सृष्टि प्रदान करने के लिए कहते हैं। और आगे कहता है कि वज्र छिपा नूतन, और तुम्हारे हृदय में, इससे जो है ना वज्र से तात्पर्य जो है वो बादलों के भीतर कड़कती हुई बिजली से है। दूसरे शब्दों में कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में उथल पुथल कर देने वाली क्रांति है वो छिपी हुई है, इसलिए बादलों तुम गरजो और बरसात करने के लिए कवि कहता है। तो इस पद्यांश में कवि की जो ओजस्वी वाणी है उसका स्वर मुखरित हुआ है। संस्कृत निष्ठ जो है शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है। छोटे छोटे शब्दों के कारण की आवृत्ति के कारण यहाँ भाव इसका प्रभावशाली बन पड़ा है और कविता का प्रवाह है वो बढ़ा है। इसमें बादलों को संबोधन किया है तो यहाँ संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ललित ललित काले काले घुंघराले यहाँ अनुप्रास अलंकार की सृष्टि है। घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार है। और बादलों गरजों में मानवीकरण अलंकार की छटा दृष्टव्य है। आगे अगले पैरे में अगले पद्यांश में देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ कवि ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जब पृथ्वी पर तेज धूप पड़ती है, अत्यधिक गर्मी के कारण जो दुनिया के सारे जीव हैं वो व्याकुल हो जाते हैं जब उनकी प्यास शांत नहीं होती है। तो यहाँ विकल विकल उन्मन थे उन्मन, तो कवि कहता है कि चारों ओर विकल विकल व्याकुलता है, बेचैनी है, सब लोग उन्मन परेशान हैं और विश्व के निदाग के शक्ल जन निदाग्य होती है। अत्यधिक धूप यानी पृथ्वी पर अत्यधिक धूप पड़ने के कारण सारी दुनिया के लोग हैं वो पीड़ित हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि न जाने तुम तब ऐसे समय में तुम किस अज्ञात दिशा से आसमान पर छा गए और आसमान को तुमने ढक लिया है। इसलिए कहता है तप्त धरा, पृथ्वी है वो जल रही है, जल से फिर शीतल कर दो और उस तपती हुई धरा को अपने जल से प्लावित करके शीतलता प्रदान कर दो। ऐ बादलो तुम घन घोर गर्जना करो। तो यहाँ कवि बादल से प्रार्थना करता है कि पृथ्वी जल रही है, बादलों खूब बरसो और पृथ्वी को शीतल कर दो। सारी सृष्टि के लोग हैं वो प्यास से आकुल हैं, दुखी हैं, क्योंकि गर्मी है उसके कारण लोगों की बेचैनी जो बढ़ गई है। निदाग अर्थात भीषण गर्मी का जो प्रयोग संसार के कष्टों का प्रतीकार्थ यहाँ कवि ने लिया है। बादल ने जाने असीम आकाश में किस कोने से आकर के चारों ओर से उन्होंने बादलों को आसमान को ढक लिया है। तप्त धरा का प्रतीक शाब्दिक अर्थ है यहाँ तपती हुई धरा, इसका सांकेतिक अर्थ है संसार के दुखों से लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों का मानवता को सुख देने के लिए आह्वान किया है। इस धरती पर सांसारिक कष्टों और पीड़ाओं से पीड़ित होकर के लोग सुख और शांति को प्रदान करके
शीतलता में आए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तपती हुई गर्मी से बरसात होने पर पृथ्वी को ठंडक मिलती है। तो इसमें कवि ने बादलों का मानवीकरण करके विषय को रोचक बना दिया है। कवि की भाषा है वो बिल्कुल सहज एवं सरल है। अनंत के यहाँ दो अर्थ हैं, ईश्वर और आकाश, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार की सृष्टि है। नाद सौंदर्य विद्यमान है और ओजस्वी शैली में कवि ने इस कविता की सृष्टि की है। तो यहाँ ओज गुण है वो विद्यमान है। शब्द योजना जो है वो बिल्कुल सार्थक एवं सटीक बन पड़ती है। तो विद्यार्थियों, आशा है कि कविता आपको समझ में आ गई होगी। नहीं तो आप इसको एक बार फिर से देख लें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। जो विद्यार्थी एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे नए हैं वो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के क्रम में जुड़ें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ही रचित अगली जो कविता है अट नहीं रही है। देखिए, साथ साथ हम इस कविता को भी देखते हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है का यहाँ भाव होता है कम नहीं होना। कवि कहता है कि जो फागुन का जो महीना होता है ना, उसकी छटा बहुत मनोरम होती है, सुंदर होती है। और यहाँ इस कविता में कवि ने अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम्हारी जो शोभा है इतनी अनंत है कि वो कहीं भी क्षमा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन तन की। तो यहाँ कवि कहता है फागुन के महीने की जो सुंदरता है, चमक है, वो इतनी अधिक है कि वो कहीं भी समा नहीं पा रही है। और प्रकृति का तन इस फागुनी सुंदरता के कारण जगमगा रहा है। आगे कहता है कवि कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तुम पता नहीं कहाँ से सांस लेते हो और अपनी सांसों की सुगंध से घर घर को भर देते हो। अर्थात एक जगह से अपने प्रिय की सांसों की सुगंध का कवि को अनुभव हो रहा है। और जब उस फागुनी सुगंध का अनुभव कवि को हो रहा है तो वह इतना आनंदित होता है, वह खुशियों के आसमान में उड़ने के लिए अपने पर खोलने पर आतुर हो जाता है। आगे कवि कहता है उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और वे तुम ही हो जो मन की ऊंची कल्पनाओं में उड़ने की प्रेरणा देते हो। चारों ओर सौंदर्य की आभा ही चमक रही है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है कि ए प्रिय, मैं चाहकर भी इस सौंदर्य से आँख नहीं हटा सकता हूँ। कवि का मन प्राकृतिक सौंदर्य में बंद करके रह जाता है, चाहकर भी वह अपनी दृष्टि को दूसरी तरफ नहीं कर सकता है। तो यहाँ कवि ने सहज एवं सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया है। अट सट पट पाट आदि छोटे छोटे शब्दों का बहुत ही सार्थक ढंग से कवि ने प्रभावमयता के साथ प्रयोग किया है। देशज शब्दों का भी सुंदर इसमें प्रयोग किया है, देखते ही छटा बनती है। भाषा में माधुर्य गुण संपन्न है, कोमलकांत पदावली है और इसमें यमक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है,
रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है, आदि अलंकारों की छटा इसमें द्रष्टव्य है। आगे कहता है, पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल। तो कवि कहता है कि फागुन के महीने में उपवन में सारे वृक्षों की डालियां पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं हरी कहीं लाल। तो पुष्पों पर, वृक्षों पर कहीं लाल फूल हैं तो कहीं हरियाली दिखाई दे रही है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और पुष्पों पर, फूलों पर, वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के रंगों के जो पुष्प फूल दिखाई देते हैं, उनसे ऐसा लगता है मानो कहीं से कंठों में मंद एवं सुगंधित पुष्पमालाएं पड़ गई हैं। इसलिए हे प्रिय, तुमने इस प्रकृति के सौंदर्य रूपी वैभव को इस प्रकार भर दिया है कि पाट पाट शोभा श्री, एक स्थान से दूसरे स्थान की जो शोभा है वो अत्यधिक मनोरम हो गई है और पट नहीं रही है, यानी कम नहीं हो रही है। फागुन के महीने की जो शोभा है, सुंदरता है, वो इतनी अधिक है कि कवि की दृष्टि उससे दूसरी तरफ नहीं हो रही है। यहाँ कवि ने फागुन मास के कारण वन उपवन सब महक उठे हैं उनके बारे में कहा है, और पेड़ों पर जो विभिन्न प्रकार के नए नए पत्ते हैं उन पत्तों से लदे हुए हैं, तरह तरह के फूल उन पर खिले हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि फूलों से बनी हुई मालाएं पहन रखी हों। वन उपवन जहाँ भी जिस तरफ भी कवि की दृष्टि जाती है वो छटा है वो कम होने का नाम नहीं लेती है। यानी फागुन के महीने का जो सौंदर्य है वो असीम है और उसका मनोरम तरीके से कवि ने चित्रण किया है। कवि के अनुसार प्रकृति की अनंत सुंदरता व शोभा का कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है जिससे उसको सीमाओं में बांधा जा सके। तो इसलिए कवि बरबस लोक लोचनों में बंधा हुआ है और चारों तरफ वह देख रहा है। तो यहाँ भी जो है कोमलकांत पदावली है और देशज शब्दों का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण इसमें विद्यमान है, कवि की भाषा सरलियों में सहज है। तो विद्यार्थियों, हमने दोनों कविताओं का ये सरलार्थ किया है। इसको आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। प्रतिदिन मैं आपको एक कवि की जो कविताएं हैं वो करवाता रहूँगा। आप इसका सरलार्थ चाहें तो लिख सकते हैं या बार बार इस वीडियो को देख करके कविता को आसानी से सीख सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हरियाणवी पर। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने पाठ्यक्रम को समय रहते पूरा करें ताकि जो कोरोना की महामारी के कारण विद्यार्थियों का जो समय बर्बाद हो गया है वो बर्बाद ना हो। आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं प्रतिदिन आपको रूटीन से क्रम के अनुसार एक एक कविताएं करवाता रहूँगा। उसके पश्चात हमारा व्याकरण का जो सिलेबस है वो भी हम करेंगे। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।